चलिए 22 मई का करंट अफेयर यहाँ पे देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जो है लिंक में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं हमारे, तो आप यूपीएससी यूपीपीएससी के ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 बात करिए। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे। जैसे जीएम क्रॉप्स हैं, तो अब जो अनुवांशिक रूप से परिवर्तित करके कुछ जो क्रॉप बनाई जाती हैं, जैसे कॉटन है, तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक, ये काबा जो है, ये आपका इसमें क्या हुआ है, ये अभी इससे रिलेटेड आर्कोलॉजी संबंधित है, क्या हुआ है इसमें चेंजेस वो देखेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट आर्मी में, ये नई चीज़ आई है। ये आपका एक मिसाइल है जो कि नेवी से संबंधित है, तो इसके बारे में देखेंगे। अब इसमें आवारा कुत्तों को लेकर कि उनको फीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले क्या हाई कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो देखेंगे। श्रीलंका ने बोल दिया कि भैया हम दिवालिया हो गए हैं। ठीक, उनके प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहे थे, वहाँ पे उन्होंने चुटकुला भी फोड़ा जो बहुत अच्छा पसंद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब जिसको भी टूरिस्टों को मज़ा लेना आ सकते हैं यहाँ पर एक्सक्लूसिव इन्जॉयमेंट के लिए। मतलब सरकार की ऐसी हालत है देश की, और सरकार का जो सर्वोच्च पद है उस पर ऐसी चुटकुलेबाजी हो रही है। आरबीआई का ट्रांसफ़र जो है कुछ पैसे का गवर्नमेंट को, क्या रूल है, कौन सी कमेटी ने कितना, समिति ने क्या जो है इस पर निर्देश दिया था, उसको देखेंगे। एस्ट्रोसैट की बड़ी तारीफ हो रही है, ये क्या चीज़ है इसको देखेंगे। वर्ल्ड बी डे यानी कि मधुमक्खी दिवस, मधुमक्खी का क्या फ़ायदे होते हैं, कब ये दिवस होता है, ये सारी चीज़ें। और एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, वो उससे संबंधित भारत में क्या न्यूज़ आई है, ये भी सारी चीज़ें देखेंगे आप विस्तार से। ठीक, देखिए जो आनुवंशिक रूप से जो फसल में कुछ परिवर्तन करके उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, क्रॉप्स। तो जैसे आप लोगों ने कॉटन का सुना होगा, बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, वैसे बीटी ब्रिंजल का बात हुई थी, लेकिन वो फूड था तो इसलिए उसको मना कर दिया था। अभी इनको जो है कि मतलब कमर्शियली इनको प्रोड्यूस करना है, फिर इनको बेचना खरीदना है, तो उससे पहले जो भी रिसर्च होती थी तो एक जो है वो लेनी पड़ती थी रिसर्च करने के लिए क्रॉप्स में परमिशन। वो कौन देता था? वो देता था GEAC। ठीक, ये यूपीएससी पहले पूछ भी चुका है, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक, तो ये एक अप्रूवल देती थी। अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनमें कोई अगर रिसर्च कर रहा है, ठीक, तो उनको अब GEAC से परमिशन अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आप समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से एक जो बीच में एक इंस्टीट्यूशन था जो देख रेख करता था। ठीक, कई बार इसकी क्रिटिज़म इसका भी हुआ था, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो है अब इसको हटा दिया गया है। अब जो भी चाहे जीएम क्रॉप्स पे रिसर्च कर रहा तो कर सकता है, अप्रूवल की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बताया है अपनी गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स 2022 में। ठीक, तो ये चीज़ अभी न्यूज़ में है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, GEAC जैसा मैंने आपको बताया, ये आनुवंशिक रूप से कोई भी अगर संशोधन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो उसको रिकमेंड करेगा हाँ या फिर डिसअप्रूव कर देगा, ये सारे काम करता था। ठीक, क्यों भैया फार्मर की फील्ड में उसको उगाना है कि नहीं उगाना है। तो अभी तो खैर जो है इसको इनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अभी भी जो फाइनल कॉल होगा वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर या फिर स्टेट्स भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये प्लांट को उगाना है, ठीक, कल्टीवेट करना है। और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास भी एक मतलब एग्जम्पशन अपवाद भी होगा कि वो छूट को मंजूरी देगा कि नहीं। ठीक है, तो ये सब है, एक तरीके से GEAC की जो पावर थी उसको कम कर दिया गया है। अगला टॉपिक है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। अब देखो ये बोर्ड जो है पिछले 7 सालों से बिल्कुल मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी, लेकिन अब इसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड कर दिया गया है। ठीक है, फिर से इसको जो है गठित किया गया है। और इसका काम क्या होता है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको जोड़ता है। ठीक, जितने भी आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले संस्थान हैं उनके साथ में, और उस पर फिर जो है एडवाइजरी बोर्ड है ये, तो एडवाइस करेगा भाई साहब पुरातत्व पे सरकार को। ठीक, तो एक तरीके से लिंकेज करता था जो रिसर्च कर रहे हैं पुरातत्व में आपका, उसको ASI के द्वारा, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ में। तो अभी तक 7 सालों से ये गठित नहीं था, अब इसको फिर से गठित कर दिया गया है, और ये जो है जो हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको और मजबूत करेगा। बस सिंपल सी ये चीज़ है। ठीक, और इसके बोर्ड में जो ये बोर्ड मेंबर जो एडवाइस करते हैं उसमें 5% जो है आपके
नॉमिनेट किए जाएंगे पर्सनल कैपेसिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ठीक, तो गवर्नमेंट की तरफ से 5 नामित लोग इसमें किए जाएंगे। ठीक, और मतलब नॉमिनेट किए जाएंगे। ये चीज़ है। देखिए ये साइट है, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये रानी की वाव साइट है। रानी की वाव, ये वो एक स्टेप वेल है। ठीक है, एक वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरह से मतलब तरीका है पहले बना। तो बताइए किस स्टेट में है ये आप लोग से क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट इन आर्मी। अब देखो ऐसा है कि आर्मी में पिछले 2 साल से कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ठीक, और आर्मी के पास और देश के पास में अभी आपको पता है 1 रैंक 1 पेंशन और इन सब के चक्कर में ये पेंशन का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगता है। और अभी तो सरकार ने वैसे 2004 के बाद से सारी पेंशन ही ख़त्म कर दी है। अब तो आप ये है कि जितना आप नेशनल पेंशन सिस्टम में आप डालोगे पैसा, जो सरकारी नौकर हैं उनकी भी बात हो रही है, सिर्फ प्राइवेट की नहीं, दोनों की है। तो जितना आप NPS में कंट्रीब्यूशन करते हो उसके अनुसार जो है आपको पेंशन मिलती है 60 वर्ष के होने के बाद। ठीक है, तो अभी तो पेंशन खत्म है, लेकिन फिर भी जो अगर हम सेना की बात करें तो उसमें भी सरकार के पास पैसे देने के लिए, पेंशन के पैसे देने के लिए, सैलरी के पैसे देने के लिए थोड़े से जो है कम पैसे हैं अगर देखा जाए तो। वैसे ही ऑलरेडी, और मतलब वो अभी सरकार का जो इधर फोकस है वो फोकस बढ़ रहा है कि सैलरी और पेंशन देने से अच्छा है कि पहले जो इनएफिशिएंसी है, ठीक, उसको हम लोग ख़त्म करें मॉडर्नाइज करके। हमारी सेना को देख रहे हो, नई नई चीज़ें, बुलेट प्रूफ जैकेटें आ रही हैं, नए नए क्लोथिंग बन रही हैं, तो ये मॉडर्नाइजेशन किया जाए तो वहाँ पे पैसा लगाया जाए। ठीक, तो इसके लिए अब एक जो इन्होंने एक तरीका सीखा है, मतलब सुझाया है, वो ये है कि हम टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट करेंगे आर्मी में। ये पहली बार इस तरीके का जो है मॉडल लाया जा रहा है। इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट होगा जवान का तीनों सर्विसेज में, यानी कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों में 4 साल के लिए। ठीक, 4 साल के लिए आपको आओ, 4 साल नौकरी करो। मतलब इसमें 4 साल में क्या होगा, 6 महीने का प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग, और 3.5 साल आप जैसे मतलब पूरी मतलब ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। ठीक, और जो 3.5 साल जब आप ड्यूटी करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको कोई पगार वगार कम पड़ेगी, और जब आप वहाँ से विच्छेद करोगे, सिवरेंस करोगे, तो आपको 10-12 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक, तो ये बिल्कुल मतलब वैसे ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए रिक्रूटमेंट है। अब ये भाई ये भी आप कह सकते हो, कई लोग जो है, जैसे आपने सुना होगा कि धोनी ने जो है टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन किया था, कुछ टाइम प्रशिक्षण किया था, तो उसी तरीके से लोग हैं, सर्व करना चाहते हैं तो ठीक बात है, और सर्व करेंगे तो फुल कैपेसिटी में करेंगे 6 महीने में अगर। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई भी आएगा उठ के उसको ले लेंगे, तो थोड़ा बहुत टेस्ट वेस्ट तो होना चाहिए इसमें। और यही है कि इस कदम से वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण कमी आने की उम्मीद है, और विशेष रूप से सेना के लिए आधुनिकीकरण के लिए धन मुक्त हो गया है, जिसका बजटीय आवंटन में पूंजी अनुपात में नकारात्मक रूप, मतलब रेवेन्यू इतना आ नहीं रहा है, और कैपिटल में हमें पैसा लगाना जिससे उत्पादकता बढ़े, तो उसके लिए ये एक तरीका हो सकता है, पेंशन और जो है सैलरी में बचत होगी। ठीक, अगला टॉपिक है आपका नज़म SR। तो फुल फॉर्म समझ गया इसके, तो समझ लीजिए पूरा 100 में आ गया। नज़म है आपका नेवल एंटी शिप मिसाइल। ठीक, SR क्या है, शॉर्ट रेंज, समझ में आ गया। तो ये एक इस तरीके की मिसाइल है जो नेवी की तरफ की मतलब से कमीशन करी गई है, और ये एंटी शिप है, देख रहे हो, और ये हेलीकॉप्टर से उड़ाई जाती है, हेलीकॉप्टर से उड़ती है, शिप को तोड़ेगी, और ये शॉर्ट रेंज के लिए है। ठीक, तो अभी जो है सफल इसका टेस्ट हो गया है। आपका कहाँ से इसका टेस्ट, देखिए जो मिसाइल बाकी टेस्ट जो किए जाते हैं वो भाई साहब कहाँ से किए जाते हैं, चांदीपुर से, उड़ीसा में ही है, लेकिन ये बालासोर से किया गया, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर से। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए याद रखिएगा। इसको सी किंग हेलीकॉप्टर से जो है उड़ाया गया था इस मिसाइल को। अभी सी किंग हेलीकॉप्टर जो है वो भी रिप्लेस कर दिया गया MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से। ठीक, और दूसरा ये बात है कि जो ये सी ईगल जो मिसाइल थी, देखो सी किंग हेलीकॉप्टर है, सी किंग हेलीकॉप्टर है जिसको हम एक्सचेंज करेंगे। ठीक, ये अब मतलब डिसकंटिन्यू हो गया है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से। ठीक, वहीं जो ये नज़म मिसाइल है ये रिप्लेस करेगी सी ईगल मिसाइल को, सी ईगल मिसाइल को जो अभी यूज़ में है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको मेरे ख्याल समझ में आ गई हूँ कि अब इसको डेवलप और डिज़ाइन किसने किया है, DRDO ने किया है। ठीक, इसकी रेंज कितनी है, 55 किलोमीटर है, 385 किलोग्राम का इसका वजन। 55 किलोमीटर बहुत होता है यार, शॉर्ट रेंज हालांकि मिसाइल के हिसाब से है तो बिल्कुल है। और इसमें जो है वॉरहेड 100 kg का लगाया जा सकता है, और सब सोनिक कैपेबिलिटी, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे कम स्पीड से ये चलती है। ठीक, तो इसका एक फ़ायदा भी है। तो जो राडार वाडार होते हैं ना भाई साहब,
ये साउंड की स्पीड से कम चलने की वजह से इसको जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये भी एक चीज़ है। सुपरसोनिक यानी कि आपका जो साउंड की स्पीड है उससे ज़्यादा अगर स्पीड होती है तो उसको राडार आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, इसको नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक, और ये आपका 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 5 मीटर जो है, सिर्फ 5 मीटर समुद्र की ऊंचाई से भी उड़ सकता है। तो क्रूज मिसाइल के तरीके से ये है। और ये जो है आपका अगर मतलब हेलीकॉप्टर से भी आप इसको मार कर सकते हो, और जो है ज़मीन पर रह के तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल एरिया से भी इसको आप फायर कर सकते हो। ठीक, नज़म SR याद रखना, और हेलीकॉप्टर का नाम जो याद रखना MS-60R। ठीक है, अगला टॉपिक है राइट टू फीड स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों को खिलाने का अधिकार। अब देखो इसमें दिल्ली की हाई कोर्ट है, उसमें केस हुआ था, तो उन्होंने जो है ये कहा था कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको खाना खिलाना या फिर पानी पिलाना सिटीजन्स का राइट है। राइट टू फीड में आता है कि नहीं आता है, इस पे स्टे लगा दिया था। ठीक, कि अभी नहीं लगा सकते, अभी सरकार मतलब ये जुडिशरी जो है इस पर सोच विचार कर रही है। खैर, अब देखो कई जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, और कई लोग जो है एनिमल से बहुत डरते हैं, तो उसके रीजंस भी है। कई बार देखा गया है कि जो आवारा कुत्ते हैं छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं, तो भाई डरना चाहिए, क्योंकि एनिमल और जो एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल और एक आवारा कुत्ते में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है ना, तो ये मतलब इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि हो सकता है वो किस उसमें बिहेव करेंगे, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो इसमें कई डिवीज़न रहता है कि वैसा कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो खाना खिलाएंगे, ये तो बहुत प्यारे होते हैं, कल लोग कहते हैं नहीं ये राक्षस हैं। ठीक तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट कई लोग पहुंच गए कि भैया आप निर्णय दो उस पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जो था वो हटा दिया है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अभी जो है फीड वीड करा सकते हो, पानी वानी पिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये अभी खाली इस पर आया है निर्णय। और इससे संबंधित जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो जजमेंट था वाला केस कौन सा था, डॉक्टर माया डी चबलानी वर्सेस राधा मित्तल। ठीक, दोनों महिलाएं हैं, काफ़ी डॉग लवर भी हैं, डॉग हेटर्स भी हैं, तो दोनों ही का जो है ये केस था हाई कोर्ट में, जिस पे स्टे लगाया गया था। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया है। ठीक, ये चीज़ है। अगला टॉपिक है श्रीलंका गोज बैंकरप्ट। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर जो है रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे पास जो हमारी कंट्री जो है दिवालिया हो गई है, और हमारे पास जो है ऊर्जा का संकट है, खाद्य की शॉर्टेज है। और उन्होंने कहा कि जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी, सभी मतलब जो सरकार जिसकी बनती वो पिछले वाले लोगों को ब्लेम कर देते। अबे तुम क्या कर रहे हो अभी ये क्या कर रहे थे बैठ के वहाँ पे, मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि जो भी बहुत टूरिस्ट हैं एक्सक्लूसिव मजा लेना चाहते हैं तो इस समय आ जाइए। तो मतलब क्या आप पोर्ट्रे कर रहे हो? अब यहाँ बोलते रहो पुराने एडमिनिस्ट्रेशन पर, आप कौन सा उससे बढ़िया कर रहे हो? अगर आप प्रॉब्लम को देख के आप भी इसको प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाओगे तो क्या है, बीट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन का पार्ट बनिए, कुछ लाइए। इन्होंने हालांकि कहा है कि हमारे पास, और देखो खुद बोल भी रहे हैं, हमारे पास ना डॉलर है ना रुपया है ना उस पर स्टेबल पोजीशन है, और फ्यूल भी नहीं है, और फॉरेन एक्सचेंज हमने कुछ बचा रखा है, उससे जो है फ्यूल और कुकिंग गैस का शिपमेंट करेंगे। ठीक, पेट्रोल पंप में पेट्रोल ख़त्म है, और ये सबसे भयंकर दिक्कतें अब आई हैं 1948 के इंडिपेंडेंस के बाद से श्रीलंका में। ठीक, तो मतलब ये क्वेश्चन में भी बने, बट रीजंस जो है पूछ सकता है कि क्यों दिवालिया हुआ। ठीक, RBI ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट का बैंक होता है RBI। ठीक, और RBI की भी जो मतलब पैसे से बनते हैं, जो सरप्लस अधिशेष आता है, तो वो पैसा केंद्र को दिया जा सकता है RBI के द्वारा। ठीक, कितना देना है कितना रखना है, इससे संबंधित एक बिमल जालान समिति थी, उन्होंने कहा था कि आपको मिनिमम कंटिजेंसी रिस्क बफर, कम से कम मतलब जो है कंटिजेंसी मतलब कभी कुछ आकस्मिक जोखिम जो है पड़ जाए तो आपके पास 5.5% का जो है बफर रहना चाहिए। मान लीजिए 100 रुपये कमाए, ठीक, तो सरप्लस पैसा आया RBI के पास में, तो केंद्र को, भाई RBI रख के क्या करेगा, केंद्र का ही तो बैंक है। तो RBI वो बिमल जालान कमेटी कहती है भाई साहब कि आप 5.5 रुपया कम से कम रख लेना, कभी कोई आकस्मिक संकट आ जाए तो, बाकी जो है 94.5 रुपया आप दे दो भाई सरकार को, जो अधिशेष है, सरप्लस की बात हो रही है। ठीक, इनकम की बात नहीं हो रही। इनकम और सरप्लस में फ़र्क होता है। इनकम में खर्चे हटा दिए, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको जो उसमें से 5.5% बचाना है, बाकी सरकार को आप दे सकते हैं। बिमल जालान कमेटी दिया, RBI सरकार को दे सकती है। अभी 30,307 करोड़ रुपया सरप्लस जो था वो दिया, और 5.5% जो है यहाँ पर रोक लिया RBI ने। और ये पिछले साल के अगर उससे देखा जाए कंपैरिजन में तो बहुत कम है। पिछले साल जो है सेंट्रल बैंक ने जो है सरकार को
99,126 करोड़ रुपया दिया था। तो इस बार तो भैया 1/3 हो गया, एक तरीके से देखें सिर्फ 1/3। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित, ध्यान से सुनिएगा। एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या है? एस्ट्रोसैट इंडिया का स्पेस में जो है सैटेलाइट है, जो अंतरिक्ष में जो है चीज़ें मतलब ऑब्जर्व करता है, जैसे कि ब्लैक होल कैसे बन रहा है, ठीक, कहाँ कहाँ पर ब्लैक होल बन रहे हैं, ठीक, या फिर कहाँ कहाँ पे ब्लैक होल स्थित हैं। ठीक, ब्लैक होल में आपको बताया मैंने कि एक बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण वाली एक जो है स्पेस होती है, जिसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता, प्रकाश को भी अंदर खींच लेता है, इसलिए इसको ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक, तो अभी एस्ट्रोसैट जो है इंडिया का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन था। इसने 500th जो है बर्थ ऑफ ब्लैक होल देखा। तो ये काफ़ी बड़ी मतलब उपलब्धि है। ये इतनी आसानी से ब्लैक होल देख कैसे पा रहा है, ये एक चीज़ देखने वाली, नासा भी नहीं कर पा रहा है, यूएसए भी नहीं कर पा रहा है। एक इसके पास इस सैटेलाइट में, एस्ट्रोसैट में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ जो कि इसकी हेल्प कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट है CGTI। ठीक, नहीं समझ में आया, अभी बताता हूँ पूरी चीज़। ब्लैक होल क्या होता है भाई साहब? इंटेंस जो है स्क्रूटनी इसकी दुनिया भर में की जाती है, और इंडिया जो है काफ़ी अच्छा इसमें कर पा रहा है एस्ट्रोसैट की वजह से। यहाँ पे एक लैंडमार्क अचीवमेंट देखा कि कहा जा रहा है कि 500वां भैया ब्लैक होल का जो है यहाँ पर बर्थ देख लिया, तो CGTI की वजह से। ठीक, और ये कई सारा डेटा जो ऑब्टेन किया गया है गामा रे बर्स्ट से, ठीक, इज मेकिंग अ बिग इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड। अब देखो 2-3 चीज़ें हो गई, CGTI हो गया और गामा रे बर्स्ट हो गया। तो पहले गामा रे बर्स्ट को समझते हैं कि क्या चीज़ है। गामा रे बर्स्ट जो होता है, इसको मिनी बिग बैंग भी बोलते हैं। ये बोला जाता है कि जब पूरा ब्रह्मांड जो है पहले बहुत छोटा सा था, ठीक, मतलब करीबन जो है 13.5 बिलियन ईयर्स एगो बोला जाता है, लेकिन फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हो, या पूरा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता जा रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंड होता रहा है। कल परसों में आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, नासा कह रहा है कि भाई साहब कुछ जो है डिस्क्रिपेंसी है कि एक्सपेंशन अब तेज़ी से कहीं हमें दिख रहा है, कहीं पे धीरे से, तो कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं हमारे यूनिवर्स में। तो ये बहुत धमाका हुआ, चारों तरफ फैलने लगा, आज भी एक्सपेंशन चल रहा है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हम बिग बैंग को देखना चाहते हैं, तो हम पीछे जाके, जितना हम पीछे जाएंगे, ठीक, जैसे मतलब यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ से जो है बिग बैंग का जो सेंट्रल पॉइंट था उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं जो स्पेस में टेलीस्कोप है उसके जरिए। तो ये चीज़ें हैं। तो गामा रे बर्स्ट का ये जो बिग बैंग होता है उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो मतलब कई सारी जगह जो है ऐसी हैं जहाँ पर भी इस तरीके के धमाके हो रहे हैं और बिग बैंग हो रहा है। तो वहाँ से गामा रे बर्स्ट से जो भी एक्सरे निकलती हैं, ठीक, तो वो हेल्प करती हैं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगी चीज़ कि गामा रे बर्स्ट, जिसको हम मिनी बिग बैंग भी बोलते हैं, उससे जो एक्सरेज निकलती है उससे हमें बेहतर समझ में आता है कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। और अब देखो अब CGTI को समझेंगे क्या चीज़ है। उससे पहले समझ लो कि ये जो एस्ट्रोसैट था 1515 किलोग्राम का था, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा है वहाँ से उड़ाया गया था। ठीक, ये इसरो के पास में है श्रीहरिकोटा, और जो है 28 सितंबर 2015 को, मे भी डेट वेट पूछ ले। और ये बहुत मोस्ट सेंसिटिव स्पेस टेलीस्कोप है पूरी दुनिया में। इसमें 5 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ यूनिवर्स में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल और एक्सरे रेडिएशन ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग जो रेडिएशन होते हैं ना, इससे भाई साहब अलग अलग चीज़ें हमें दिखती हैं स्पेस में। अब CGTI समझ लेते हैं। कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर, ये भैया हेल्प करता है डिस्कवर करने में ब्लैक होल के बर्थ में। CGTI पूछ सकता है, इसको ऐसे याद कर लो, कैडमियम आएगा, जिंक आएगा, टेलुराइड इमेजर, तो ये ब्लैक होल कैसे कब बर्थ ले रहा है, तो इसको डिस्कवर करने में आसानी करता है। और ये जो टेक्निक है ये बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये मेजर कर पाती है कि एक्सरे जो है उसका पोलराइजेशन कैसे हो रहा है, उसको माप पाती है ये किधर पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक, इधर हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब एक्सरे का जब ये पोलराइजेशन माप पाएगी तभी तो ये गामा रे बर्स्ट से जब एक्सरे निकलता है तो तभी जब इसको पढ़ पाएगा इसका पोलराइजेशन, तभी तो ब्लैक होल का बर्थ कहाँ पे हो रहा है उसको डिस्कवर कर पाएगा। ठीक, तो ये जो इसकी खूबी है कैडमियम जिंक की, ये भाई साहब नासा का नील ग्रहल स्विफ्ट टेलीस्कोप में भी नहीं है और US यूरोप का फर्मी स्पेस टेलीस्कोप में भी नहीं है। ठीक, तो अब देखो ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों जो टेलीस्कोप हैं इसमें भी नहीं है। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ से इन्फ्रेंस निकालना चाहिए कि ये नील ग्रहल स्विफ्ट टेलीस्कोप और US यूरोप फर्मी स्पेस टेलीस्कोप भी ब्लैक होल को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं।
समझ में आई बात? तो ये चीज़ें मतलब इन्फ्लुएंस निकालते हैं, ये कंप्रिहेंशन का पार्ट हो गया। सीसैट में आपको ऐसे ही मतलब इंग्लिश के वहाँ क्वेश्चन पूछ लेता और क्या है, या हिंदी के पूछ लेता। वर्ल्ड बी डे भाई साहब 20 मई को होता है। इस बार की थीम थी बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। ठीक है, तो बी को हमें इंगेज करना है, उनके साथ हमें जो है इंटरेक्ट करना है और उनकी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करो, बी कीपिंग सिस्टम को सेलिब्रेट करो। तो देखो एंटन जानसा ये 1734 में थे, ये पायनियर थे भाई बी कीपिंग के, मधुमक्खी के को कैसे उगाना है, मतलब उनको पालन, मधुमक्खी पालन कैसे करना है, एपीकल्चर को बढ़ावा दिया था उन्होंने। और जो स्लोवेनिया है उसने ये मतलब प्रपोजल रखा था यूएन पे कि भाई साहब 20 मई को वर्ल्ड बी डे बनाना चाहिए 2017 में, दिसंबर 2017 में। ठीक, तो इंडिया जैसे कई सारे प्रपोजल लगता है कि योगा डे बनाइए 21 जून को, वैसे स्लोवेनिया ने 20 मई को वर्ल्ड बी डे जो है घोषित करने के लिए दिसंबर 17 में गुहार लगाई थी यूएन मेंबर से। तो इसको जो है मान लिया गया। बी जो मधुमक्खी होती हैं इनका रोल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये एक तरीके के परागणकों की भूमिका करते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि अगर दुनिया से मधुमक्खी खत्म हो जाए तो हमारी जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी, उसको भी खतरा हो सकता है, क्योंकि पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो भाई साहब कैसे उगेगा सामान, मतलब ये खाद्य वाद्य कैसे उगेगा। ठीक, पॉलिनेशन तो होना जरूरी ना, फिर पता नहीं कुछ और इंसान करेगा। लेकिन जो है बीज रहेंगे तो क्या दिक्कत है, हनी भी तो मिल रहा है हमें। तो एक नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन है, ठीक है, सेंट्रली फंडेड है। तो इसमें एम करा गया कि 5 बड़े क्षेत्र और 100 स्मॉल हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाओ। 3 जो है इस तरीके की वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी बनाई भी गई हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस देता है प्रोसेसिंग यूनिट्स के प्रसंस्करण करने के। मतलब कई जगह आपने पढ़ा होगा कि भैया ये सनफ्लावर का जो है शहद है, ये इस फ्लावर का शहद है, ये जो है सरसों के फ्लावर का शहद है, ऐसा भी होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि भाई साहब ये प्रसंस्करण भी करने के लिए और लेबोरेटरी बनाने के लिए नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन है। ठीक, सेंट्रली फंडेड है पूरी तरीके से। इसके अलावा भारत में जो है 1,20,25,000 लाख जो है आपका 1.25 लाख मैट्रिक टन का हनी जो है प्रोड्यूस होता है। इसमें से आधे से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग नेचुरल हनी को, और इससे ट्राइबल जनता जो है उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोजगार मिलता है। ठीक, एपीकल्चर संबंधित जो है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और 20 मई को होता है, ध्यान रखना, थीम भी याद रखना, बी इंगेज्ड जरूरी है ये। ठीक है, अगला टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने आप लोग को बताया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं हमारे, तो फॉरेन का मनी तो है लेकिन शेयर मार्केट में लग रहा है। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट प्रत्यक्ष निवेश हो रहा है, जैसे कोई कंपनी लगा रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, तो उसको एफडीआई बोलते हैं। तो इस तरीके का एफडीआई जो है भारत के इतिहास में, ठीक, पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही, भारत के इतिहास में 2021-22 में सबसे ज़्यादा एफडीआई इन्फ्लो आया 83.57 बिलियन। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा कि इस साल में 2021-22 में सबसे ज़्यादा एफपीआई का आउटफ्लो भी हुआ है। और अगर 22-23 में देखोगे तो मेरे ख्याल से अभी तक का क्या मतलब पूरे उसका जो है सबसे ज़्यादा आउटफ्लो भी दिखाएगा आपको। ठीक है, तो एफपीआई से पैसा निकला है लेकिन एफडीआई से पैसा आ रहा है, तो उसको ठीक है कह भी सकते हैं, क्योंकि एफपीआई जो होता है ये हॉट मनी होता है, इसको अपना जो है वो मिला परसेंटेज ये निकल लेता है। लेकिन एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म होता है, तो ये काफ़ी जो स्टेबल माना जाता है। एफपीआई जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ये इनको मतलब सही नहीं मानाता, अस्थिर माना जाता है। इसीलिए एक टोबिन टैक्स नाम से भी चीज़ होते हैं भैया, कि मतलब वो ये चेक करते हैं कि इन पे आ रहे हैं, तो अगर जा रहे हैं तो कुछ टैक्स वैक्स लगना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अभी टोबिन टैक्स वाला यूकेपीएससी में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने ऑडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था टेलीग्राम चैनल पर। खैर, अब हम लोग इस जो रिपोर्ट आई है इसमें ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ भारत में एफडीआई का कहाँ से आया। ठीक, तो वो आया कहाँ से आया, किस क्षेत्र में गया, किस स्टेट में गया, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा आया सिंगापुर से, फिर यूएसए से, फिर मॉरिशस से। अब देखो सिंगापुर से आ रहा, सिंगापुर एक टैक्स हेवन है, मतलब कि आप वहाँ जाओगे तो आपको टैक्सेशन बहुत ही कम आपको टैक्सेशन मिलेगा, तो इसको टैक्स हेवन बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये एक आप लोग को मैंने पढ़ाया हुआ है, एक फिनोमेना होता है राउंड ट्रिपिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ राउंड ट्रिपिंग ही है, बट मैं खाली फिनोमिनन आपको बता रहा हूँ कि भारत में ही अनअकाउंटेड पैसा जो है उसको जो है किसी दूसरी कंट्री में पहुँचाकर और वहाँ से भारत में अपनी ही जो है इंडस्ट्री में निवेश करा लो, तो ये वाइट मनी की तरह दिखने लगता है, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग, मतलब अपना ही पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग करके वापस आ गया और निवेश के तरीके दिखाया जा रहा है, तो राउंड ट्रिपिंग इसको बोला जाता है। ठीक,
तो और ये मॉरिशस हो गया, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है भाई साहब हमारा इनसे। तो ये कहता है कि भाई साहब या तो तुम लगाओगे टैक्स या तो हम लगाएंगे। तो ये भी मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देता है, राउंड ट्रिपिंग को। ये इकोनॉमी का थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे मेंस की तरफ आप लोग बढ़ोगे ये मैं सारी चीज़ आपको क्लियर करता रहूँगा। बाकी आप लोग जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं। देखिए सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, तो सम, ठीक ऐसे करके याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो आया एफडीआई। अच्छा किस क्षेत्र में आया, ठीक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा 25% के आसपास। फिर उसके बाद सर्विसेज में आया, फिर ऑटोमोबाइल में आया, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सर्विसेज फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। इसके बाद अगर देखो तो किस जगह किस राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा निवेश आया, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के क्षेत्र में भाई सबसे ज़्यादा इसमें आया था ना, तो कर्नाटका, दिल्ली और महाराष्ट्र में KDM। लेकिन अगर ओवरऑल जो FDI है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा आया, तो ये है आपका KMD, यानी कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो मतलब एक तरीके से सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा निवेश आया था, तो उसमें कर्नाटका, दिल्ली और महाराष्ट्र था। थोड़ा सा आगे पीछे है KMD KDM। और इंडिया में ये कहा जा रहा है कि रैपिडली इमर्जिंग कंट्री है जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहा है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम पीछे हो गए, इसलिए हमारे यहाँ रोजगार जो है इतना नहीं सर्जन हो पा रहा है। मैन्युफैक्चर में भी अगर हम लोग आ जाएँ, ठीक, जैसे गुड्स वुड्स, जैसे चाइना में हम देखो ना, गुड्स का बिल्कुल भाई साहब मतलब एप्पल की डिज़ाइन और डेवलपमेंट वहाँ होता है लेकिन बनता चाइना में, इतना सस्ता है वहाँ पर। ठीक, और यहाँ पे इंडिया ने अभी पीछे आप लोगों को बोला भी, आपने पढ़ा होगा कि हम ये नहीं चाहते कि एप्पल या फिर टेस्ला, एप्पल तो चलो बना रहा है, विस्क्रॉन करके कंपनी है, टेस्ला वो कहता है कि भारत में आए लेकिन नौकरियां जो है चाइना में बने। क्यों? चाइना से जो है इंपोर्ट करने में आसानी रहेगी USA से ज़्यादा। तो ये चीज़ है, तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बढ़ रहा है। बट चलिए देखते हैं, और 76% तक का इंक्रीज़ हुआ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।